हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने लगभग 1.5 से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी और कंपनी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ सारे फंडामेंटल्स एकदम अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1.5-2 सालों से उसमें कोई भी रिटर्न नहीं आया। मैंने जिस रेंज में बाई किया तो उससे आसपास ही भी मूव कर रहा है, उसके बजाय मार्केट कितना अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो मैं आज आपकी इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं आपको जो उसकी मैं क्या है आज की इस वीडियो में मैं उस स्टॉक को एनालाइज करूँगा आपके साथ बैठ के। आप भी मेरे साथ उसको एनालाइज करना और तब आपको समझ में आएगा कि आप फिर देखना कि क्या फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस है, क्या मैंने कोई ऐसा स्टॉक चूज़ कर लिया है क्या जिसकी फंडामेंटल्स वीक हो, या कोई ऐसा स्टॉक जो किसी जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि अब जिसमें ज़्यादा डिमांड नहीं है उस इंडस्ट्री को चूज़ कर लिया है। आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया है, सारे फंडामेंटल एकदम टॉप नॉच है, उसके इंडस्ट्री भी एकदम टॉप नॉच है, अभी फ्यूचर ग्रो उसका सनराइजिंग सेक्टर में आती है, उसके बावजूद भी स्टॉक ग्रो नहीं हुआ है। मार्केट तो हम जानते हैं कि इतना अच्छी रैली दे चुकी है, अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होना शुरू हुई है, तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस स्टॉक में अपनी और होल्डिंग बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसी के लिए मैं आज इसकी फिर से एक बार स्टडी कर रहा हूँ। तो वही मैं स्टडी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे नॉन सेबी रजिस्टर्ड लोगों की बात सुनेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और क्योंकि लोगों को लास्ट वीडियो में ऐसा था कि मैंने बनाई, लोगों को लगा कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आप अपनी स्टडी शेयर करो, तभी एक अच्छी हेल्दी इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बिल्ड होगी। आपको जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, या मुझे कभी कोई आप कभी अगर मैं वीडियो में कुछ गलती करूँ या आपको लगे कि मैंने रिसर्च में कुछ कमी छोड़ी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसे इंक्लूड कर लूँगा। और जो लोग मुझे बताएंगे मैं ज़रूर उनका नेम भी ज़रूर मेंशन करूँगा कि आपने मुझे ये ज़रूर बताया कि हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा था, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में हमेशा इम्प्रूवमेंट का ही गेम होता है। नो मैटर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो, कभी कभी आप बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर जाओगे। तो अब ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, उसके फिर हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम उसका कॉन कॉल पढ़ेंगे, जो भी रिसेंट में उनको कंपनी कॉन कॉल किया था उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो उनके बारे में क्या करी उसको देखेंगे। तो आज की एक वीडियो में इतना पूरा मैं कंपाइल नहीं करूँगा, वैसे तो रिकॉर्ड में एक ही दिन सारी वीडियो करूँगा, लेकिन मैं आपको इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मेनली मैं फोकस करूँगा उसके फंडामेंटल्स पे और उसके कॉन कॉल मैं आपके साथ पढ़ूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी कंपनी का नाम हुआ है मेरा तैनला प्लेटफॉर्म, ये मेनली एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आती है। तो अब आप आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आती है, काफ़ी अच्छा मार्केट पोजीशन, ये वन ऑफ द मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। लेकिन अब चलिए इसका पहले एनालाइज करते हैं इसके फंडामेंटल, उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद जो हमने कॉन कॉल पढ़नी है, एनुअल रिपोर्ट पढ़नी, वो सब साथ में पढ़ेंगे, और फिर उसके लास्ट में कंक्लूड करेंगे क्या जो मैं इसमें बाइंग ऑल ले रहा हूँ मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा डिसीजन ये ज़रूरी नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो आप करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बनाने के, लेकिन मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो करना चाहते हो, आप जो कर रहे हो वो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो हमारी जो कंपनी उसका नाम है तैनला प्लेटफॉर्म, इसका जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका प्राइस चल रहा है 881 रुपीज़ का। इसकी जो मार्केट कैप है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास है। सिंपल से अगर आप उसे मार्केट के टर्म में देखो तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी में ही आती है, अभी मिड कैप में भी इंटर नहीं हुई है। हाँ, इसका जो स्टॉक का पी है 21.4 है, वहीं इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो 38 है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभी भी ये अंडर वैल्यू चल रही है। कंपनी की बुक वैल्यू 144 रुपीज़ की है, कंपनी का ROCE और कंपनी का ROE दोनों 30 के ऊपर है, जो कि आपको पता चल रहा होगा कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ फेज़ में। इतना अच्छा ROE और ROCE मेंटेन कर पाना बड़ी बड़ी कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। कंपनी की फेस वैल्यू एक रुपये की है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.04 का है, इसका मतलब कंपनी का बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है। कंपनी का लगभग 2000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और उसकी ही साइड में इनके पास 75 करोड़ के सिर्फ डेप्ट है। तो आप जानते हैं कंपनी कभी अपना ये डेप्ट पे कर सकती है। इसमें FI की लगभग 14.6% की होल्डिंग है, DI की 0.75 और प्रमोटर के पास 44.2% शेयर है, और पब्लिक के पास इसके लगभग 40% शेयर है। कंपनी की EPS 41.2 रुपीज़ की है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। इसका मतलब ये हम पता चल रहा है कंपनी जो बिज़नेस करती है उससे कंपनी को पैसा जनरेट होता है, कंपनी उससे क्या कंपनी जो भी काम करे उसके बाद उनके जेब में पैसे आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंपनी में पैसे तो आने चाहिए। पहले मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, उसके बाद हम उसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तब
लेकिन कंपनी करती क्या है उससे मैं, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि ये कोई आईटी में है या कोई एकदम एआई बनाती है वो बता दूं, तो आप पहले इसका एक हम लोग कंसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ अब एआई ग्रो करने वाला, तो इसे पक्का ग्रो करेगी। मैं अभी आपको इसके सेगमेंट नहीं बताऊँ, मैं पहले आपको इसके फंडामेंटल बताऊँगा, उसके बाद जब आपको फंडामेंटल अच्छे लगेंगे तब उसका हम अबाउट सेक्शन जाएंगे, तब वो कह सकते हैं ना फंडामेंटल भी अच्छे और इसका जो अबाउट है, जो कंपनी जो काम करती है, दोनों अच्छा है, तभी तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी तो हम एक अच्छा मल्टीबैगर फाउंड कर पाएंगे। कंपनी का PEG रेशियो लगभग 0.25 का है। अब हम लोग नीचे यहाँ देखें कंपनी के, अगर हम प्राइस मूवमेंट के देखें तो कंपनी लगभग 3 साल से, जब मैंने लगभग 2 साल से इन्वेस्ट किया, कंपनी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिए। कंपनी सेम टू सेम उसी लेवल के 700-800 के आसपास ही मूव करती जा रही है। कंपनी ने कब मूवमेंट दिया ही नहीं है 2-3 सालों में। अगर मैं कंपनी का मीडियन पी देखो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मीडियन पी जरूर देखता हूँ कंपनी का, तो 3 ईयर का एवरेज मीडियन पी वो लगभग 24 का है और अभी कंपनी लगभग 21 की चल रही है। तो अपने मीडियन पी के हिसाब से कंपनी कह सकते हो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन है। मार्केट ने अभी कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन नहीं दी, कम मार्केट ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू चल रही है। अगर 5 ईयर के हिसाब से हम इसका मीडियन पी देखते हैं तब भी ये कम है, जो कि कह सकते हो यही मैं ये कंपनी में ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यू अभी नहीं आई, अभी ओवर बॉट जोन में नहीं है, अभी भी फेयर वैल्यूएशन में है कंपनी। और प्राइस मूवमेंट देखें, कंपनी अभी भी अपने 52 DMA और 200 DMA मतलब 50 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के पास ही, मतलब वैल्यूएशन एकदम ठीक है। कॉन्स में मैं स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे जो भी आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसके प्रोज में ये जो बताता है खुद से कि प्रोज में क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ठीक है। कंपनी के पास खुद गुड ROE है, लास्ट 3 ईयर का लगभग एवरेज इनका 30.5.8 है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे किया 21.5% का। कंपनी का मीडियन सेल्स 10 ईयर की कांस्टेंट है 34.2%, जो कि काफ़ी हेल्दी है, ठीक है। अब पीयर कंपैरिजन उतना मैं नहीं देखता हूँ। अब इसका हम लोग मिली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो अब आप देखिएगा इसे, जब से ये प्राइस गिर रहा है, क्या अब देखते हैं क्या इसकी सेल्स कम हुई। अगर सेल्स कम हुई तब तो समझ में आएगा कि इस वजह इसका प्राइस गिर रहा है, लेकिन अगर सेल्स बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बावजूद प्राइस गिर रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो। इसको तो मैं अपनी लैंग्वेज से मैं अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कंपनी एकदम बहुत फास्ट ग्रोइंग फेज में हो, बहुत अच्छे नंबर ला रही हो, उसके बावजूद ही उसका प्राइस आपको सस्ता मिल जाए। ये जल्दी ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं आती। तो हम लोग इसकी सेल्स देखते हैं। तो जैसे जून 2021 में 626 करोड़, फिर हुई 842 करोड़, 885, 853, 800, 851, 870, 833, 911, 1009, 1003, 1006, 1002। तो सेल्स देखा जाए अभी क्वार्टरली बेसिस देखें तो थोड़ा अप डाउन हुआ है, लेकिन लगातार जो ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे तो ये हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड भी गया है, लगातार पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने लगभग 21-23, अगर ऑन एन एवरेज लो तो कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 20% है, क्योंकि जो कि काफ़ी हेल्दी है मेरे हिसाब से। अब आप क्या प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी कंसीडर करते हो, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 130 करोड़ से लगभग अभी 174 करोड़ आएगा, मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट आ रहा है। कंपनी लगातार टैक्स को भी पे कर रही है। कंपनी का जो नेट पैट है, मतलब नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास, वो लगातार बढ़ता गया है। और सबसे बढ़िया बात, कंपनी ने ये लगातार इनकी EPS बढ़ती जा रही है, 7.68 से बढ़ के अब EPS 10.5 हो गई है। मतलब लगभग EPS में कह सकते हैं 50-60% का क्या वो हम कह सकते हैं कि EPS में लगभग 50-60% अप हुई है। इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ 2013 में कंपनी ने सिर्फ केवल 117 करोड़ की सेल्स करी थी, अब वहीं अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो कंपनी लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स करी है। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो इन्होंने लगभग पिछले लास्ट 10 ईयर में इनकी जो सेल्स है, आप सिर्फ सेल्स में बता रहा हूँ, लगभग इन्होंने 40 टाइम्स अपनी सेल्स बढ़ाई है, 30-40 टाइम्स अपनी सेल्स बढ़ाई, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 3 सालों से इनका प्राइस गिर रहा है। क्या देखते हैं, इनके रेवेन्यू कम हुए। 2022 में लगभग 3200 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया, 2023 में इन्होंने लगभग 3355 करोड़ का बिजनेस किया,
2024 में इन्होंने लगभग 4000 करोड़ बिजनेस किया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ पे अभी तक ये 4000 करोड़ का बिजनेस कर चुके। तो सेल्स बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सेल्स कम होने की वजह से इनका प्राइस कम हुआ। तो पहला रीज़न तो हम जान गए कि सेल्स बढ़ी है, तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बढ़िया है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 2013 में ये लगभग 11 करोड़ था, अब वो बढ़ के लगभग 739 करोड़ हो गया है। अभी आप किस मल्टीपल में है आप खुद ही जोड़ लीजिएगा कितने टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ाते ही गए हैं। जहाँ पहले इनका 10% था वो लगभग जहाँ इनका पहले 10% था वो बढ़ के 18% हो गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ 2013 में -148 करोड़ था, अब वहीं पे बढ़ के ये प्लस 687 करोड़ हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। कंपनी लगातार टैक्स पे कर रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी तेज़ बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जहाँ 147 करोड़ का था 2013 में, अभी 25 में लगभग ये 554 करोड़ का हो गया है। कंपनी ने अपनी EPS को -14 रुपीज़ से लेके अभी +41 रुपीज़ कर दिया है, मतलब 3-4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई है EPS। अब ये नंबर आप जरूर स्क्रीन में आप यूज़ कर दो तो ये फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसका 10 ईयर का ROE ऑन CAGR बेसिस देखोगे तो ये लगभग 20% का है। एवरेज ये 20% है, जो कि बहुत हेल्दी। 10 ईयर लगातार 20% ग्रो कर पाना, मैं रियल बता रहा हूँ, ईजी नहीं होता है। अच्छी कंपनीज भी नहीं ग्रो कर पाती हैं। और स्टॉक प्राइस CAGR इनका 10 ईयर का 47% है, एकदम हेल्दी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 10 ईयर का 50% है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 44% है। सभी बहुत हेल्दी नंबर्स हैं। बैलेंस शीट देखा जाए तो जो इक्विटी कैपिटल है वो लगभग कांस्टेंट ही रही। मतलब हमें पता चलता है कि कंपनी ने ज़्यादा स्प्लिट या बोनस नहीं दिया है। कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं। कंपनी ने जहाँ पहले इनके पास रिजर्व लगभग 605 करोड़ के थे, अब वही लगभग 2000 करोड़ के हो गए हैं। कंपनी के पास लाइबिलिटी बहुत ही कम है अगर इनके एसेट के हिसाब से देखा जाए। फिक्स एसेट की संख्या लगातार बढ़ी है, बढ़िया है। और CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी इनका काफ़ी अच्छा, हमेशा ही इनोवेशन का काम करते ही रहते हैं। कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो लगातार इनका पॉजिटिव रहा है। सिर्फ एक ही अगर आप ये कोविड का जब थोड़ा अटैक हुआ था तब उसके बावजूद अगर आप देखो तब भी उसके बावजूद भी ये इनका एक बार कैश फ्लो सिर्फ निगेटिव, वरना बाकी सभी लगातार ये पॉजिटिव रहे हैं, जो कि मेरे लिए मैं इसे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर करता हूँ। अब जरा इनके रेशियोज़ देख ली जाए। इनके जो डेब्टर डेज हैं वो लगातार कम हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी, मतलब जो इनका जब से सामान जो अपनी सर्विस देते हैं उसके बाद जो पैसा आता है उसमें जो पूरा टाइम लगता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ऐसा हो गया कि अगर ये अपनी कोई सर्विस किसी भी कंपनी को देते हैं लगभग ऑन एन एवरेज 78 डेज़ में इनकी पेमेंट आ जाती है, जो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि कभी कभी कंपनीज़ में ऐसी दिक्कत आती है कि वो उन्होंने अपने सेल्स में दिखा दे, लेकिन रियल में उनका जो कस्टमर उसने पेमेंट नहीं करी, इससे बाद इन्हें फिर लॉस बुक करना पड़ता है। ROC लगातार बढ़ा है। ईयरली बेसिस अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो, और सबसे बढ़िया बात ये देख रहे हो क्या हो रही है, प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। जहाँ 2017 में प्रमोटर का स्टेक 33% था, वहीं 2024 में ये लगभग 44% का। इन्होंने लगभग 4-5 सालों में इन्होंने लगभग अपनी होल्डिंग को 10% से ज़्यादा बढ़ा लिया है। और ये देखिए सबसे बढ़िया, और जहाँ FIs 2017 में 1% से भी कम थे, अब वहीं अगर करंट में देखेंगे तो इनकी लगभग 14% से ज़्यादा होल्डिंग है FIIs की। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे तो पता चलता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर हैं हैवी बाइंग कर रहे हैं इसमें, और लगातार। और तीसरा पॉजिटिव सिंबल्स क्या होता है कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगातार कम हो रही है। जहाँ ये 2017 में 65% थी, अब वहीं 24 में लगभग 40% हो गई। इसका मतलब 25% इनके पब्लिक से शेयर खरीद वीक हैंड से शेयर चले गए हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड ने इस शेयर को बाय किया है, जो कि मैं बहुत पॉजिटिव सिग्नल कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में हम आएंगे। अब पहले अब इसके अबाउट सेक्शन को पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए तेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, पूरा कंपनी का नाम हो रहा है तेनला प्लेटफॉर्म, जिसको पहले हम लोग तेनला सोल्यूशन नाम से इसे जाना जाता था, इज़ अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर
एंड रिसिपिएंट। अब आपको मैं इसका मेन बिजनेस बताता हूँ। इसका जो मेन बिजनेस है वो क्लाउड कम्युनिकेशन का है। आपके फ़ोन में जो मैसेजेस आते हैं, जैसे जितने भी बैंक वाले होते हैं जिन जो मैसेज भेजते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतने आपने इतना पैसा खर्चा किया, जो सारे मैसेजेस आते हैं उसकी हाईली पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मैसेज आपके पास तेलना के द्वारा ही भेजा गया हो। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में तेलना का मोर देन 50% शेयर है। तो आपको क्या लगता है, जो ये जब सर्विसेज हैं, अब जितने मैसेजेस आते हैं बहुत सारी चीज़ें में, आपको क्या लगता है क्या तेलना का मार्केट शेयर बढ़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से ज़रूर बढ़ेगा। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद इंडिया में है। एंड ये एक ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। मेनली मैसेजिंग ये मेनली क्या है इनका, मेनली इट इज़ अ ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अगर आप इनके क्लाइंटेल बताता हूँ, क्लाइंटेल में एयरटेल है, आपके पास एयरटेल की सिम होगी, उसमें जितने मैसेज आते हैं यही भेजते हैं। आप फेसबुक यूज़ करते हो, जितने मैसेज उसके आते हैं सब यही भेजते हैं। लिंक्डइन यूज़ करते हो, HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, कोटक बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, CMS है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर, जितनी भी हैं ये जितने भी आपका अगर इनके पास से आपको कोई भी आ रहा है मैसेज तो समझ लीजिएगा तेलना ही भेज रहा है। और तेलना 50% of Tenla's top 50 customer have with their 50% of Tenla's top 50 customer have been with them for more than 7 years। तेलना के जो 50% कस्टमर हैं वो उससे 7 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। इससे हमें पता चला कंपनी के पास कस्टमर रॉयल्टी है। कस्टमर कंसंट्रेशन 48% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाय टॉप 20 क्लाइंट। तेलना का जो 40% रेवेन्यू 48 लगभग 50% जो रेवेन्यू है वो 20 क्लाइंट से आता है। एंड 195 न्यू कस्टमर एडेड, और इन्होंने लगभग 195 न्यू कस्टमर ऐड किए हैं FY24 में। ठीक है, अगर इनके अचीवमेंट्स देखा जाए तो इन द लास्ट 5 ईयर कंपनी हैज़ टच 1 बिलियन लाइव्स डेली through delivery of OTP message to enable 100 crore plus vaccination of COVID and facilitate outreach of 9 crore farm families। इन्होंने लगभग अभी अपने क्या देते हो एक अचीवमेंट हुई है इन्होंने लगभग डेली ये 1 बिलियन मैसेज सेंड करते हैं, तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। Company has an innovation leveraging cutting edge technologies like NLP, CNN, deep learning, web of trust, etc. It also global leader in blockchain। ये blockchain है, AI, machine learning, lead spam and scam prevention। ये मेनली जो है स्कैम जितने होते हैं जो सोशल मीडिया पे जो गलत तरीके से यानी कि प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है उससे उनको बचाने का काम करते हैं। फिर वो इनके पास 4 से ज़्यादा पैटेंट्स हैं। एंड इट हैज़ 35% ऑफ CPaaS मार्केट्स हैं। CPaaS मार्केट का मतलब होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। CPaaS मार्केट मेनली वही होता है कि आप जहाँ कम्युनिकेशन में आप हेल्प करते हो उस मार्केट में इनका 35% से ज़्यादा मार्केट शेयर आता है। अगर आप इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं, हम लोग जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट में देखा जाए तो क्या है कि इनका जो इंडिया से लगभग 68% रेवेन्यू जनरेट होता है। इससे हमें पता चल रहा है कि मेनली इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में ही है, तो ये इन हाउस इनको किसी दूसरे देश पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। एंड 32% रेवेन्यू इनका ओवरसीज आता है। एंड 50% ऑफ तेलना's इंटरनेशनल बिजनेस वाज बिल्ड इन यूरोप। और जितना भी एक्सपोर्ट से जो इनका बिजनेस आता है उससे 50% जो एक्सपोर्ट बिजनेस वो सिर्फ यूरोप में है। अगर इनके हम प्रोडक्ट की बात करें तो वाइजली इज़ अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये इनका खुद का इनका प्रोडक्ट है, offering a digital market for enterprises and suppliers with a global edge-to-edge network delivery, private, secure and trusted experience। मेनली यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देती हैं कि कुछ बाइंग एंड सेलिंग करने का। ठीक है, ट्रू ब्लॉक क्या है? इट इज़ अ ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेक दैट एम्पावर इंडिविजुअल विथ truly own, control, message and manage their commercial communication। मेनली ये बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेसेस को कैसे उनको बचाया जा सके, बिज़नेस कैसे क्या हो सकता है, यानी कि बिज़नेस में मेनली ज़्यादा हेल्प है, जो बिज़नेस में ज़्यादा हेल्प का काम करते हैं। इनका यही मेन कोशिश रहती है कि
बिजनेसेस को आप, क्योंकि आप कस्टमर से उतना पैसा नहीं बना पाओ जितना आप बिजनेस बना रहे हो। बिजनेसेस हुई उनकी उनकी सिक्योरिटी, एआई लर्निंग, ब्लॉकचेन, इन सब में काम कर रहे हैं, और ये सारे ही सेगमेंट बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत इमर्जिंग सेक्टर है। enabling businesses to build trust relationship with their customer. It is also the world's first blockchain enabled commercial communication stack. ये दुनिया के पहले वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन स्टैक है। मैसेजिंग ओमनी चैनल एक्सपीरियंस टू कस्टमर विद एसएमएस, ईमेल एंड इन ऐप नोटिफिकेशन। या एसएमएस भेजते हैं, मेल्स भेजते हैं, यानी इन ऐप नोटिफिकेशन भेजने का भी काम करते हैं। वॉइस delivering superior voice quality over the cloud, reducing cost and overhead. IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रेजेंटिंग मल्टी फोर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मैसेजिंग, डेटा एंड क्लाउड एनालिटिक्स। और जैसे जैसे जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे जो नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, इन सब का क्रेज़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसकी मार्केट भी और बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़िया है। अभी कंपनी ने कुछ एक्विजिशन भी किया है। टेनला ने FY23 में एक्वायर कर लिया था वैल्यू फर्स्ट को। इट ब्रिंग द कम्प्लीमेंट्री कस्टमर सेगमेंट ऑफ कैरिक्स एंड वैल्यू फर्स्ट। इट विल आल्सो हेल्प इन जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। बायबैक, कंपनी अनाउंस बायबैक एट ₹1200 अप टू 1.8% ऑफ शेयर थ्रू टेंडर ऑफर ऑन August 12, 2022। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रमोटर हैं वो बाइंग कर रहे हैं। प्रमोटर ने, अब ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, प्रमोटर ने अक्टूबर 2022 में बाई बैक किया था, मतलब अपने शेयर को ओपन मार्केट से ख़रीदा था। और किस प्राइस पे ख़रीदा था? 1200 के प्राइस पे। और अभी इसका प्राइस क्या है? अभी इसका प्राइस 800 है। मतलब प्रमोटर के भी हिसाब से इनकी जो कंपनी का जो फेयर प्राइस है वो 1200 रुपये तो होना ही चाहिए। अभी भी अगर यहाँ से बाई होगा मेरा 50% तो मुझे कंफर्म है कि ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छा खासा मुझे मल्टी बैग का रिटर्न देगा, इसलिए मैं इसमें और होल्डिंग अपनी बनाऊंगा और उसको होल्ड करके रहूँगा। अब मैं जानता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पूरा भरोसा है। मैंने इसके यहाँ से स्टडी करी थी, इसलिए मुझे अपना कन्विक्शन है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप ऐसा कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो जिससे आप पूरा कन्विक्शन है। और ये मैटर नहीं करता वो ऊपर है कि नीचे, मैटर नहीं करता कि आपने अपनी पूरी स्टडी करी थी कि नहीं। अगर आपने अपनी पूरी स्टडी करी है, वो नीचे भी, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं थी। अपना होमवर्क जरूर करिएगा। राइट और रॉन्ग तो बाद में होगा ना, जो भी गलत हुए तो और सीख लेंगे, और सही हो गए तो बढ़िया प्रॉफिट अच्छा बनाएंगे। कंपनी डिड ओपन मार्केट बायबैक ऑफ लगभग इन्होंने अपने 7 लाख इक्विटी शेयर खरीदे थे। एट अ वेट एवरेज प्राइस इन्होंने 920 रुपये पर इक्विटी शेयर एज कम्पेयर टू सितंबर 2021। इन्होंने इससे पहले भी बायबैक किया था। कंपनी डिड बायबैक 11% शेयर एट ₹81 पर शेयर टोटल का। कंपनी लगातार बायबैक कर रही है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल कंसीडर करता हूँ। क्योंकि कंपनी बायबैक कब करी? जब कंपनी बायबैक तभी करती जब कंपनी को लगता है कि उसके जो मार्केट में जो उसके शेयर हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मानिए किसी कंपनी के कोई कंपनी बायबैक, किसी कंपनी का प्राइस होना चाहिए 1000 रुपये, लेकिन वो रियल मार्केट में चल रहा है 500 रुपये या 100 रुपये चल रहा है। तो कंपनी को लगता है कि मेरे शेयर की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी, ये खुद ही अपने शेयर खरीद लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कंपनी को अपने आप पे और अपने बिजनेस पे भरोसा है। कंपनी जान रही है कि वो आगे अच्छे खासे लेवल पे ग्रो करती है। ये तो हमने सारा अबाउट सेक्शन देख लिया, ठीक है। हमने जितना भी फंडामेंटल्स था हमने देख लिया। अब आप मुझे बताना, अब आप कंपनी के बारे में क्या सोचते हो? क्या इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद कंपनी गिरनी चाहिए? आप कहोगे, अब आप पूछोगे क्यों गिरी? अच्छा, जब इतनी अच्छी कंपनी थी तो गिरी क्यों? अब मैं कह रहा हूँ ना, जब गिरती नहीं तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती। ये मेरे जो टीचर हैं विवेक सिंघल सर, आप उनका चैनल भी फॉलो कर सकते हो। मैं उनको बहुत अच्छे लेवल फॉलो करता हूँ। मैंने ही उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग उनसे सीखी है। मैं उन्हें बहुत अपना गुरु मानता हूँ। क्योंकि आपको किसी ना किसी को फॉलो करके आप अच्छे लेवल पे सीखें इन्वेस्टिंग। मेरा तो यही मानना है, मैं चाहूँगा कि आप अच्छे लेवल पे ग्रो करो। लेकिन पहले ही क्योंकि यूट्यूब पे सेबी के भी रूल्स हैं और यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस होती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो अब हम इसकी कॉन कॉल, आज मैं आपके साथ अब कॉन कॉल पढ़ूँगा। ऐसे ही लगभग 20-25 मिनट हम लोग पढ़ चुके होंगे। अब मैं सिर्फ आपको इसके साथ कॉन कॉल पढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी अभी क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ई कॉन कॉल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसकी पीपीटी पहले डाउनलोड कर ली है, तो मैं सीधा पीपीटी इसकी ओपन करूँगा। या ये है हमारी, ये लगभग 18 जुलाई को ये आई है। ठीक है, 10 लाख प्लेटफॉर्म, जैसे हमने कंपनी का पूरा नाम देख चुके हैं। ठीक है, ये Q1 ऑफ FY 2025 की अपडेट्स हैं। अगर इसको पढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो CPaaS बिजनेस है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेसेस इज इवॉल्विंग एट अ फास्ट पेस, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इन इंडिया विथ अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन ओवरऑल मार्केट। क्या है? CPaaS business is evolving at a fast pace in India with very little information available in the public domain on the overall market. The financial community has always sought a response on the total market size, key driver of the industry and a competitive landscape. And in this space, in order to provide more transparency and to help understand our business better, we are provided indicative data अराउंड द मार्केट साइज एंड आर रिलेटिव शेयर। तो इन्होंने, क्योंकि इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो इन्होंने अपनी पूरी जो इन कॉन कॉल में पूरा अच्छा खासा इन्होंने रिसर्च करके बताया कि इनका जो पूरी मार्केट साइज है कितनी की, और उसमें इनका कितने % स्टेक है और कितना अभी स्कोप है फ्यूचर में। दिस इंडिकेटिव डेटा हैज़ बीन अराइव एट द बेसिस ऑफ आर डिटेल एंड इंटरनल एनालिसिस इन्होंने करी, उसके बाद से सारी रिपोर्ट तैयार करी गई है। बीइंग डन with an intent to provide an indicative picture of the industry and address queries about the CPaaS space. This must not be seen as a positioning statement of a company, and one should not rely on the company's disclosure for the assignment, market size, or the relevant share of any participant in the market. ठीक है, इसमें उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई, बस इन्होंने सिंपल चीज़ें बताई कि कंपनी, क्योंकि पहला एक रूल्स है, रूल के हिसाब से इनको पहले ये बताना रहता है कि किसी तरह की, पहले रूल्स में इन्होंने ये बताया कि हम किसी तरह का क्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, ये सभी कंपनी करती हैं। अब हम लोग देखते हैं Q1 ऑफ FY 2025 के स्नैपशॉट्स को। कंपनी ने लगभग कंपनी ने 10,000 मिलियन मतलब, अब मैं 10,000 मिलियन का सिंपल सा मतलब होता है, कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। ठीक है, कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, सेल्स करी है। इनका जो इसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो लगभग 270 करोड़ का है, EBITDA इनका 188 करोड़ का है, और इनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो लगभग 74 करोड़ का है। पैट ये भी है, ठीक है, ये लगभग इनका 141 करोड़ है। EPS इन्होंने इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 10 रुपए की EPS जनरेट करी है। कंपनी के पास लगभग 757 करोड़ रुपए कंपनी के पास हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तन्ला हैज़ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ठीक है, जितनी भी यहाँ फिगर हम वो इंडियन रुपीज़ में हैं। सस्टेन वैल्यू क्रिएशन, 90% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इनकी, बहुत बढ़िया। 90% रेवेन्यू ग्रोथ, 22% ग्रोथ, ग्रॉस मार्जिन, इनका ग्रॉस प्रॉफिट 22% से बढ़ा है। EBITDA लगभग 19% से बढ़ा है। कैश रिटर्न टू शेयर होल्डर लगभग 659 करोड़ है,
जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो लगभग 15% से ग्रो हुआ है। स्टॉक प्राइस इनका अगर पिछले 1.5 साल देखा जाए तो लगभग 70% इंडिकेटिव बढ़ा है। वेस्टर्न क्लास 100+ इनोवेशंस इन्होंने किए हैं इस बीच में। इनके पास 5 से इन्होंने इसी जो इस क्वार्टर में ही इन्होंने लगभग 5 से ज़्यादा नए पेटेंट्स को 5 से ज़्यादा नए पेटेंट्स लिए हैं। इन्होंने 2000 से ज़्यादा नए कस्टमर अक्रॉस सेगमेंट्स 2000 से ज़्यादा नए कस्टमर को जोड़ा है। उन्होंने 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप की है। एंड कस्टमर विथ मोर देन 10 मिलियन INR। और इनके पास जो कस्टमर जो कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस देते हैं वो लगभग 323 हैं। 323 ऐसे कस्टमर जिनसे ये 10 मिलियन सिंपल सा कह सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस आता है। 50% जो रेवेन्यू इनका टॉप 100 क्लाइंट से आता है, जो कि टॉप 100 क्लाइंट से आता है, जो कि इनके पास 5 साल से ज़्यादा है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना कोई आप लोग बिजनेस कोई पूछ सकता है क्या यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क आता है जब आपको 3-4 कोई ऐसे क्लाइंट हो जो आपका लगभग 50-60% रेवेन्यू देते हो। लेकिन यहाँ पे टॉप 100 क्लाइंट है, मतलब इसमें मतलब उन्होंने 50% शेयर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि सब क्लाइंट के पास भी उतनी ज़्यादा कमांड नहीं कि अगर कोई एक क्लाइंट छोड़ के चला गया तो पूरा बिजनेस ही बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। वर्ल्ड क्लास कल्चर, 1000 ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉय हैं। इन्होंने लगभग 20,000 ज़्यादा ट्रेनिंग आवर्स हैं। 50% इन्होंने सारा जो एक नॉर्म है कि 25% वुमेंस हैं इन लीडरशिप में। 0 पॉज एंड ह्यूमन राइट, कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है। इससे मतलब ये है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है। जो इनका आउट ऑफ 168 स्कोर है S&P ग्लोबल ESG स्कोर में, ठीक है। 100% रिटर्न टू वर्क रेट फ्रॉम पर्सनल लीव, जो पर्सनल लीव लोग ले लेते हैं उनको ये 100% पे करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जो हमारी ये कंपनी है कौन कौन सी इंडाइसेस में लिस्ट है? MSCI, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी इंडिया डिजिटल है ना, FTSE रसल्स और निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, S&P BSE सेंसेक्स, इन सब में ये हमारे इतने इंडेक्स में ये है। इनको अवार्ड मिला है गार्टनर से, मेटा से, ठीक है। गार्डनर्स इनको अवार्ड मिला है फॉर विजनरी इन द CPaaS मैजिक क्वारंट, और मेटा से इनको मिला है ग्रोथ पार्टनर ऑफ द ईयर का, ठीक है। इंटरप्राइज कम्युनिकेशन का इनको मिला है का, बहुत बढ़िया। टुडे Tanla फोकस ऑन 2 सिनर्जिस्टिक बिजनेसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इंटरप्राइज कम्युनिकेशन पे ज़्यादा इनका फोकस है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इंटरप्राइज कम्युनिकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म इनोवेशन इंजन है और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन स्केल विद इंटरप्राइज। इनका प्रेडिक्टेबल अगर ग्रोथ देखा जाए, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ more than 26% ग्रोथ इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर FY 2024। इन्होंने FY 2024 में 26% से ज़्यादा अपना प्रॉफिट ग्रोथ किया है। डीपली एम्बेडेड monetizable at scale 100% of the revenue from the SaaS business model। SaaS business model क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई सॉफ्टवेयर बना देते हो जिसमें आपकी कॉस्ट कम आती है। ओवरऑल ऐसे कॉस्ट देखा जाएगा मैं एक बार बनाने में आपको कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन उसका जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो कम रहेगा। इससे क्या होता है, शुरुआत में शायद प्रॉफिट ना बनाओ, लेकिन बाद में होता है जब एक बार आपका ऐप डेवलपमेंट हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होने लगता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है इस बिजनेस में, ठीक है। इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडरशिप है इनकी, और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन में लगभग इनकी 35% की मार्केट शेयर है। E2E ओमनी चैनल प्रेजेंस है। SMS में ये SMS भेजते हैं, वॉइस, OTT व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर एंड अदर एडवांस मैसेजिंग चैनल, ये सब में यही करते हैं। एजिलिटी एंड रैपिड कस्टमर, more than 10,000 plus API developed across enterprises to enable full suite of omni-channel। Tanla business outcome,
कस्टमर कोहेरेंट एक्सपेंशंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, इनको लगभग 320 इन्होंने लगभग 320 इनको लगभग, अगर जिस क्वार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें इन्होंने लगभग 329 नए कस्टमर को 329 कस्टमर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन, वहाँ ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उनके 329 कस्टमर है वो उनके 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस इन्हें हर साल देते हैं। काउंट अप टू ये 49% है ईयर बेसिस पे। कस्टमर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 10 मिलियन एनुअलाइज रेवेन्यू ग्रू बाई 3% ऑन ईयर बेसिस पे से ग्रोथ करते जा रहे हैं। 12 आउट ऑफ टॉप 20 कस्टमर ऑफ लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट टू बी द टॉप 20, मतलब कस्टमर रिटेनिंग इनके पास बहुत बढ़िया है। कस्टमर जो इनके पास आता है उनके पास रिटेन होता है। क्वार्टर ऐसे कस्टमर जो इन्हें 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस देते हैं वो लगातार बढ़े। जहाँ क्वार्टर 1 ऑफ FY 2024 में 1 से ऐसे, मैं आपको इसे समझाता हूँ। FY 24 क्वार्टर 1 ऑफ FY 24 में इसमें क्या था, ऐसे बिजनेसेस जो इन्हें यानी कि 50 मिलियन, सिंपल से होता था 50 मिलियन का मतलब होता है 50 करोड़ का। ऐसे कस्टमर जो इन्हें 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस देते तो उनकी संख्या लगभग 161 थी। तब थी क्वार्टर 1 ऑफ FY 24, लेकिन वहीं क्वार्टर 4 FY 24 में ये लगभग उसका 252 हो गई। अब ये बढ़ के 250 मतलब अब कांस्टेंट रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार कंपनी को जो बड़े कस्टमर भी मिलते जा रहे हैं। ऐसे कस्टमर जो 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच हैं उनकी संख्या 41 थी, फिर ये 64 हो गई, फिर अभी 60 है, लगभग उसी के आसपास कांस्टेंट है। जहाँ ऐसे कस्टमर जिनकी जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में पैसा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का बिजनेस देते हैं वो लगभग पहले जहाँ 19 थे अब 17 हैं, फिर 19 उनके, यानी कि जो छोटे कस्टमर के पास बहुत कम है, लेकिन मेजॉरिटी है जो ऐसे कस्टमर के पास ज़्यादा आ रहे हैं जो उनको बड़ा बिजनेस देते हैं। और यही मुझे चाहिए था। प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट पेनिट्रेशन इम्प्रूव टू 2.37 from the 2.17 in quarter 1 of FY 24 on a large customer base driven by growing adoption of WhatsApp and other newer channel। इनका जो लगातार जो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ ये पहले था इनका 2.17 था वो 2.37 हो चुका है। क्योंकि इसका ये रीज़न बताते हैं कि अब ज़्यादातर लोग जैसे जैसे सब चैनल्स का ग्रोइंग अडॉप्शन ऑफ WhatsApp and other newer channel, top 20 कस्टमर आर कंट्रीब्यूटिंग 43% ऑफ द रेवेन्यू। इनके टॉप 20 कस्टमर है वो लगभग 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड कस्टमर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50 करोड़ एनुअल रेवेन्यू ग्रू बाई 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उन्होंने इंक्रीज़ किया है। मतलब हर क्वार्टर में ये लगभग ऐसे क्लाइंट जो इन्हें 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस देते हैं उसे ग्रो करते जा रहे हैं। लगातार ग्रो हो रहा है। कस्टमर कंसंट्रेशन 12 out of 20 कस्टमर ऑफ लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट। जो पिछले साल मानिए जो 20 लोग ऐसे जिन्होंने उनकी सर्विस ली उससे अभी भी 12 लोग इससे जुड़े हुए थे। इसका मतलब है रिटेनिंग पावर अच्छी है, बढ़िया बात है, पॉजिटिव पॉइंट। क्वार्टर 1 ऑफ FY 24 द वैल्यू फर्स्ट वाज वन ऑफ आवर टॉप कस्टमर। पोस्ट एक्विजिशन इन्होंने, जैसा हमने देखा कि इन्होंने जो वैल्यू फर्स्ट को इन्होंने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। हमने देखा इन क्वार्टर 1 FY 2024 वैल्यू फर्स्ट वाज वन ऑफ द टॉप कस्टमर। Post acquisition it ceases to be our top customer and it
इम्पैक्ट कैन बी सीन इन कस्टमर कंसंट्रेशन में। अच्छा, पहले इससे पहले जब तक कि इन्होंने इसे पूरी तरह वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर नहीं किया तो उससे पहले ये इसके सबसे बड़े कस्टमर थे, लेकिन अब इन्होंने जब एक्वायर कर लिया तो इससे अब क्या हम जो थोड़ा क्लाइंट कंसंट्रेशन देख रहे हैं वो इसी वजह से आ रहा है। स्टेट 90% न्यू कस्टमर एड ऑन वी है, ठीक है। फाइनेंशियल आउटकम्स देखे जाएँ जिससे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। रेवेन्यू फ्लैट ग्रोथ सिक्वेंशली इन अ सीजनली वीक क्वार्टर, इस ये थोड़ा इनका वीक क्वार्टर रहा है। 14, 19, 15, 10, 21, 10। रेवेन्यू ग्रो बाई 10%। अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू और 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, तो लगभग 1000 करोड़ ड्रिवन बाय इंटरप्राइज कम्युनिकेशन। इंटरप्राइज कम्युनिकेशन से मेन बिजनेस आ रहा है। इंटरप्राइज रेवेन्यू ग्रो बाय 11.2% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। OTT contribution to overall revenue was 19% quarter वन FY25। जो OTT प्लेटफॉर्म से इनको लगभग जो इनका टोटल रेवेन्यू के लगभग 20% का OTT प्लेटफॉर्म से आ रहा है, जो पहले ये 7.9% था, जो कि मेरे लिए मैं बहुत पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जो अमेज़ॉन प्राइम है, जो हॉटस्टार है, जो नेटफ्लिक्स है, क्या इसका अब कंजप्शन इसका रुकेगा? आपको क्या लगता है, क्या इसका जो अब जो लोग इतना यूज़ करने लगे, क्या लोग कम करेंगे कि धीरे धीरे और लोग ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे? मेरे ख्याल से आपका भी आंसर यस होगा। तो जैसे जैसे उनका उसका कंजप्शन बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि उनके जो भी मेन काम होता है यही काम कर रहे हैं, सारा मैसेजिंग का, सारा मेंटेनेंस काम ये कर रहे हैं, तो इनके पास बिजनेस आएगा ही ना। आप मैं आपको पहले तो आपको नहीं ऐसा नहीं लगेगी, मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं शायद थोड़ा बायस हो सकता हूँ, लेकिन मेरी किसी तरह की बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रेवेन्यू अभी इनका फ्लैटिस रहा, उतनी तेज़ी से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा है। लगभग जहाँ पे ये लगभग 911 करोड़ रुपये था, फिर 1008 करोड़, 1002 करोड़, 1005 करोड़, 1002 करोड़ कॉन्स्टेंटली रहा है ना। क्वार्टर ऑन FY25 डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज कम्युनिकेशन, जिनका मेन दो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से और रेवेन्यू एंटरप्राइज कम्युनिकेशन से इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका रेवेन्यू इस बार कम हुआ है। लगभग कितना कम हुआ है? 1.2% कम हुआ है। जहाँ क्वार्टर ऑन FY24 में लगभग 87 करोड़ का इनका बिजनेस हुआ था, इस बार वही यहाँ पे लगभग 86 करोड़ का बिजनेस है। और एंटरप्राइज कम्युनिकेशन की जो बिजनेस है वो 11.2% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। जहाँ क्वार्टर ऑन FY24 में लगभग 823 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था, वही है लगभग 915 करोड़ का बिजनेस हुआ है। बढ़िया। ग्रॉस प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 11.7%। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है लगभग ईयर ऑन बेसिस पे 11% से ग्रो हुआ है, अराउंड 12%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ओवरऑल एक कांस्टेंट रहा है, ठीक है, ओवरऑल एक कांस्टेंट ही रहा है। पहले भी ये 26.5 था, फिर 26.9 है, बढ़िया है। टोटल अगर ऐसे प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 241 करोड़, 276 करोड़, 269 करोड़, 268 करोड़, 269 करोड़ कांस्टेंट रहा है।
ग्रॉस प्रॉफिट हमने देखा कि ग्री हुआ है ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू बाई 11.7% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग हमारा 26.9% का इन Q1 इम्प्रूव बाई 40 बेसिस पॉइंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रू प्रॉफिट, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट ग्रू बाई बहुत कम से हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सिर्फ 7%, 0.7% ईयर ऑन ईयर, और डिग्री हुआ है 3.1% से। मतलब इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनका रेवेन्यू नहीं आया है। Digital platform grew profit grew by digital platform gross profit grew by 0.7% and grew 3.1% sequentially due to VI। अच्छा, VI से इनका बिजनेस आता है, जिस वजह से हम जानते हैं कि VI की मार्केट पूरी तरह से क्रश हो रही है। VI को इम्पॉर्ट हो रहा है, इस वजह से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। इफ एडजस्टेड फॉर द अबव द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 30% ईयर ऑन। ठीक है। Enterprise communication gross profit grew by 17.7%. On sequential basis, gross margin increased by 17 basis points. Gross margin profile, overall margin ठीक है 25.6, 26.5 से लेकर 26.9. Contribution by platform लगातार है, ठीक है। Increase in gross margin of 40 basis point. Digital platform gross margin contribution total 32%. Enterprise communication gross margin at 20.1%. ऐसे ओवरऑल इनका मार्जिन देखा जाए तो ओवरऑल कांस्टेंट रहा है। अगर इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस जो देती है उससे इनका जो मार्जिन काफ़ी हाई मार्जिन है। इंटरप्राइज बिजनेस पे इनका जो प्लेटफॉर्म का बिजनेस, इसमें इनका मार्जिन 96-97% का है। अच्छा, नाइन्टी 96.8 से बढ़ के 98.7 हो गया है। अगर इनका इंटरप्राइज बिजनेस देखा जाए जिससे मेन पैसा कमाते हैं तो 19% से 20% हो गया है, तो ये भी बढ़िया है। एफिशिएंसी मैट्रिक्स, EBITDA was 188 करोड़। EBITDA was at EBITDA इनका लगभग 188 करोड़ का हुआ था। ईयर ऑन इनका जो ग्रोथ है 3.5% से कम है, एंड सिक्वेंशियल ग्रोथ ये बहुत कम है। The year-on-year growth is in EBITDA is post consolidation. The year-on-year growth in EBITDA is post consolidation of Value First India business. जो EBITDA जो इनका EBITDA मार्जिन है इंक्रीज बाय 14 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली एंड डिक्लाइन ईयर इन बेसिस पे इनका थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ है। हमने देखा जो इनका प्लेटफॉर्म का बिजनेस है उससे इनका थोड़ा बिजनेस अफेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इनका मेजर क्लाइंट थे वोडाफोन आइडिया है, उसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत कम हुआ है, उस वजह से इनका भी बिजनेस अफेक्ट हुआ है। लेकिन इनका जो इंटरप्राइज बिजनेस जिससे मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है वो कांस्टेंट चल रहा है, सही चल रहा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वाज एट
8.1% of the revenue in quarter 1 of 2025 against the 6.5%। और ये अब क्या कर रहे हैं, अपनी जो इन्होंने इनका जो कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं प्रायर टू वैल्यू फर्स्ट एक्विजिशंस। और इसका मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा जब मैं इसकी आपको एनुअल रिपोर्ट हम लोग साथ में पढ़ेंगे बैठ के, तब हम लोग इसकी और सारा बिजनेस और कहाँ कंपनी ने कहाँ पैसे लगाती है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एनुअल रिपोर्ट में पढ़ेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब आखिरी में डिसाइड करूँगा कि हम इसमें स्टेक और बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसमें स्टेक मेरा इसमें पहले से है, काफ़ी मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा अमाउंट इसमें है, लेकिन मैं इसमें और मुझे और अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं शायद इसमें और इन्वेस्टमेंट लूँ। लेकिन मैं ले रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ मेरे लिए एकदम सही हो सकती है और आपके लिए बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका माइंडसेट एकदम डिफरेंट हो सकता है, मेरा एकदम डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यानी कि मैं अभी कम एज का हूँ और मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन शायद आप एक ओल्ड एज ऑफ फोर्ट अपनी 30s में हो, 40s में, 50s में और आपके पास हार्ड अर्न मनी हो और आप उससे अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगा सकते, तो आप उसके लिए और थोड़ा रिसर्च करिएगा और अपनी बेसिस पे आप डिसाइड करिए। किसी और के कहने पे कभी भी कुछ बाय एंड सेल मत करिएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड, क्योंकि अब इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी, क्योंकि जो वैल्यू फर्स्ट है जिसको इन्हें एक्विजिशन किया, तो अब जितने भी उसके एम्प्लॉय होंगे उनकी अब सैलरी नहीं को देनी होगी। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू द वैल्यू फर्स्ट एक्विजिशन नेट एडिशन एंड पार्टली ऑफसेट बाय द लोअर RSC कॉस्ट। क्लाउड एंड होस्टिंग चार्जेस इंक्रीज ड्यू टू द वैल्यू फर्स्ट एक्विजिशन की वजह से बढ़ गया, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज वैल्यू ड्यू टू इंक्रीमेंटल स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस। इन्होंने अपना थोड़ा मार्केटिंग का खर्चा बढ़ाया है। ऑपरेटिंग इनकम, एबिटा बढ़ता ही गया है, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा लेकिन हाँ कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है, और एबिट भी लगातार बढ़ा है, ओवरऑल कह सकते हो कांस्टेंट है। एबिटा वाज इंक्रीज एट 188 करोड़, ईयर ऑन ग्रोथ बेसिस 33.5% है, एंड सीक्वेंशियल ग्रोथ है 40.4%, उतना ज़्यादा नहीं। depreciation at INR was 22 crore in quarter 1 FY25 as against the 16 crore in quarter 1 of FY 2024. डिजिटल प्लेटफॉर्म से मेजॉरिटी 67.2, एंटरप्राइज कम्युनिकेशन से 11.7। दोनों का अगर पिछले साल से ईबिट कंपेयर करोगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो भी मोर और लेस कांस्टेंट रहा है, और डिजिटल एंटरप्राइज कम्युनिकेशन से भी जो हमारा ईबिट है वो लगातार कांस्टेंट ही रहा है। ये मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैश फ्लो इन क्वार्टर 1 वी जनरेटेड अराउंड 74 करोड़ एज अ फ्री कैश। कंपनी लगभग 74 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। आर कैश फ्लो कलेक्शन वॉज स्प्लिट ओवर इन जुलाई impacting DSO days and free cash flow. कैश फ्लो कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है कंपनी क्वार्टर 1 ऑफ FY25 वो देखा जाए इनका लगभग 141 करोड़ है, जो कि ये 3.8% से ही ग्रो हुआ है। एंड एडजस्टेड देखा जाए पूरा अगर देखा जाए ईयर ऑन बेसिस पे तो 4.3% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये जहाँ FY21 में क्वार्टर 1 FY24 में ये लगभग 135 करोड़ था, अब ये क्वार्टर 1 और FY25 लगभग 141 करोड़ का लगातार इंक्रीजन दिखी है। EPS भी 10 रुपये से बढ़ी है, लगभग 10 रुपये 50 पैसे हो गई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इफेक्टिव टैक्स रेट उन्होंने इतने % का टैक्स दिया। EPS इनकी बड़ी है 4.3% से।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROE सिंपल बताऊँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC है 47% एक्सक्लूडिंग CCE अगेंस्ट 70% लास्ट ईयर। अब ये जो ROCE का नंबर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा नंबर है मेरे लिए। 30% से ऊपर नंबर होना बहुत बढ़िया बात होती है। स्ट्रॉन्ग इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कंपनी के पास लगभग 2000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। लगभग 757 करोड़ का कैश फ्लो है, इनका कैश इक्विवेलेंट है। 47% ROC है इनका। और ये मेनली देखा जाए तो डेप्ट फ्री है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए डेप्ट फ्री है, सबसे बड़ी बात है। फिर से एक बार बताते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा के इनके पास रिजर्व्स हैं। 757 करोड़ की इनके पास लगभग कैश और कैश इक्विवेलेंट से मतलब कैसे तो फ्री कैश फ्लो है। और इनके पास 47% का ROC मेंटेन करते हैं। इसको इधर कर देता हूँ। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जहाँ Q1 और FY24 में इनका रेवेन्यू हमने जो पहले देख चुके हैं कि वो लगभग 911 करोड़ था, वही बढ़ के 1002 करोड़ हो गया है। जहाँ पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस इनकी जब रेवेन्यू ज़्यादा करोगे तो कॉस्ट ऑफ सर्विस भी ज़्यादा होगी। इनका ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ पहले 241 करोड़ था वो 269 करोड़ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बड़ा है, इनका मतलब जो ज़्यादा पैसे लगे। एबिटा जहाँ इनका पहले 182 करोड़ था वो 188 करोड़ का हो गया है। एबिट इनका जहाँ 165 करोड़ था अभी वो 165 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ इनका पहले 170 करोड़ था 173 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहाँ इनका पहले 135 करोड़ था वो 141 करोड़ है। जहाँ इनकी पहली EPS 10 रुपये 7 पैसे थी, अब वो 10 रुपये 50 पैसे हो गई है। बैलेंस शीट देख लिया जाए। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स कंपनी के पास लगभग अभी भी आप देखो तो कंपनी के पास 200 करोड़ के हैं। इंटरनली डेवलप प्लेटफॉर्म कंपनी के पास अराउंड 100 करोड़ के हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रेड नेम, टेक्नोलॉजी, नॉन कम्पीट, इंटेंजिबल एज अंडर डेवलपमेंट। सारी चीज़ लगातार बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल एसेट्स लगातार बढ़े हैं जहाँ पर टोटल नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में वही है ना जिनको आप 1 साल से पहले यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेड रिसीवेबल्स जो आना रहता है। बैंक बैलेंस अदर देन कैश, बैंक बैलेंस का थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। हाँ, कम इस वजह से हुआ क्योंकि हमने जो देखो वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया है। टोटल एसेट्स ओवरऑल ट्रेंड में देखा जाए तो टोटल एसेट्स बढ़े ही हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट, मतलब कोई डिविडेंड कोई भी स्प्लिट नहीं आया है। कंडेंस्ड कैश फ्लो Q1
कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बड़ा है। सबसे बढ़िया बोरोइंग्स 0, कंपनी ने इधर डिविडेंड नहीं पे किया है, कंपनी ने इधर भी बाय बैक ऑफ शेयर भी नहीं किए हैं। फ्री कैश फ्लो, कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो इधर थोड़ा सा कम हुआ है। जहाँ पहले 129 करोड़ था अभी 89 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। फ्री कैश फ्लो 86 करोड़ था वो 74 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो इन परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जहाँ 10% होता था वो 7%, थोड़ा ये कम है। फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी कम हुआ है क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ है, बिजनेस कम हुआ है थोड़ा सा। रिकन्सिलिएशन रिपोर्टेड एबिटा जो इनके पास है वो 182, इनका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बाद पूरा सब कुछ देने के बाद इनके पास जो इनका एबिटा जनरेट किया है कंपनी ने वो लगभग जहाँ पहले ये 182 करोड़ का था वे 188 करोड़ का है। एडजस्टेड एबिटा भी उतने का ही है। ईबिट जहाँ 165 था अभी 165 ही है। एडजस्टेड पैट 135 करोड़ का है, अब वो 141 करोड़ का हो गया। अबाउट अस अब देख लेते हैं। सारे हमने सब कुछ हमने देख लिया। इन्होंने एक अच्छी सी अपनी फ़ोटो अपने ऑफिस की फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने। टेनला एम्बेडेड जनरेटिव AI अक्रॉस ऑल इट्स प्लेटफॉर्म। वॉइस Albert our intelligent core underlining all our product revolutionizing digital interaction through generative AI capabilities. Audience AI, whom to send, content AI, what to send, channel and partner AI, how to send. ATP, scam identification and prevention in less than 50 minutes or second through AI and machine learning led engines, semantic engines, sender reputation, CT engine, TrueBlock generative AI to elevate TrueBlock's signature experience. Registration AI 90%, more than 90% time saving in registration process. Digital assets AI 100% compliance with all regulatory guidance. One single dashboard for digital asset analysis. बढ़िया बात है। Wisely single API-led intelligent platform for omni-channel digital interaction to deliver distinctive impact for enterprises and their users. Single API end-to-end encryption, smart routing, performance analytics, partner marketplace, SSOT enabled by blockchains, performance analytics, single API, core stacks. We have also successfully addressed several greenfield opportunities. TrueBlock with world's first blockchain-enabled communication stack. It works with a consortium of telecom player and other stakeholders to maintain the leadership position. More than 1 billion users अब इनके पास अगर देखा जाए तो more than 1 billion users हो चुके हैं। 60 to 80% reduction in complaint per month SMS from telemarketers. They are now reach, इनके जो यूजर्स हैं वो 1 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब बड़ा नंबर 100 करोड़।
इनके जो यूज़र्स हैं वो 1 बिलियन से ज़्यादा हैं। इन्होंने जिनकी कंप्लेन आती थी SMS पे वो 60% रिड्यूस कर दिया है। 100% कंप्लाइंस टू एड्रेस ऑल लीगल चैलेंजेस, इन्होंने सारे जितने लीगल चैलेंजेस से उससे एड्रेस किया है। इन्होंने इंडिया के जो जितने भी टॉप टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं उसमें से 3 आउट ऑफ 4 इनके कस्टमर हैं, जैसे BSNL, इंडियन टेलीकॉम सर्व, BSNL, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को अपनी सर्विस देते हैं। 100% मार्केट शेयर EU और इनका UAE में 100% मार्केट शेयर है। मोर देन 50,000 एंटरप्राइज इनके पार्टनर्स हैं। स्ट्रॉन्ग ATP, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड anti-seismic platform, identification, prevention, elimination. Our customer love us in India and beyond. We are the player of choice in India. 35% market share in CPaaS, 50% of revenue total revenue contributed by 50 of our top 100 customers retained for more than 5 years. Player of choice in India and across industries. More than 2,000 customers across segments. And serve global giant in 4 regions: USA and Europe, global tech giant. SCA, Unilever, Middle East. 9 आउट ऑफ 10 टॉप जितने भी वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक उसमें से 9 को इन्होंने सर्विस दी है। टॉप 10 इंश्योरेंस में से टॉप 7 को इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। टॉप 10 फाइनेंशियल सर्विसेज वाले में से अपनी 8 को इन्होंने दिया है। टॉप 10 बैंक्स में 9 को इन्होंने अपनी सर्विस दी है। टॉप 10 इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स में से इन्होंने 7 को अपनी सर्विस दी है। ठीक है। टॉप फाइनेंशियल सर्विस वाले में से टॉप 10 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में से इन्होंने 8 को अपनी सर्विस दी है। टॉप 10 सोशल मीडिया जो प्रोवाइडर उसमें है उन्होंने अपने 7 को दी है। मार्केट गवर्नमेंट को इन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ भी इन्होंने काम किया है। बहुत बढ़िया। आर मार्केट लीडरशिप इन एंटरप्राइज कम्युनिकेशन। हम जैसे मैंने कहा था ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइज कम्युनिकेशन, तो इंटरप्राइज कम्युनिकेशन से ही इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट लीडर है किसमें है? अनमैच स्केल है 35% मार्केट शेयर इन सी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मार्केट शेयर। 5% इंक्रीज पोस्ट वैल्यू फर्स्ट एक्विजिशंस। 45% शेयर इन SMS एंड डी। इनका सी पास में ओवरऑल देखा जाए तो 35% मार्केट शेयर है और SMS भेजने में इनका 45% का शेयर है। Player of choice across industry, more than 2,000 customers across industry, 8 out of top 10 brands serve across banking, insurance, retail, e-com, travel, digital messages. Largest government partner, multi-campaign support. इन्होंने आधार वाले में अपना सपोर्ट दिया, स्वच्छ भारत मिशन में अपना सपोर्ट दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना सपोर्ट किया। हाई कस्टमर स्टिकनेस, टॉप 50 out of top 100 customers stay with them for more than 5 years. Double-digit growth in every customer cohort since inception. Double-digit growth in every customer cohort since conception. More than 100 API integrations with a single enterprise across digital ecosystem. Customized to serve enterprise need. Deeply integrated with all major CRM system across vertical to enable omni-channel communications. More than 10,000 customized API to integrate with customer. More than thousands bank specific use cases supported. Or tech backed use cases, AI machine learning based solution developed for a leading bank. Impact 2x increase in loyalty offer availed for the bank.
contest automated relevant promotion message based on user cards by swipe activity. In-house machine learning capabilities leveraged to trigger target offer to use basis transactions amount location card type. Newer channel turbocharging our growth. 3x year-on-year growth in quarter from WhatsApp इनको ज़्यादा ग्रोथ आ रही है. Serving enterprise curated needs. Commerce on WhatsApp enable cab booking over WhatsApp for a seamless consumer services. Great financial track record. Revenue increase by 4 times. जहाँ इन्होंने 2019 में 1000 करोड़ का बिजनेस किया, यहाँ फिर 4000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं. जहाँ इन्होंने 2019 में 96 करोड़ का एबिटा था, वहीं ये लगभग 732 करोड़ का एबिटा है. यहाँ 2019 में 29 करोड़ का इनका पैट था, वो लगभग 548 करोड़ का है. तो ये हमारी रिपोर्ट यहीं तक थी. तो आज की वीडियो हम लोगों की यहीं तक है. हमने पूरा क्या किया है, हमने पूरा आज मैं आपको वीडियो का रिकैप करा देता हूँ. हमने कंपनी की जितनी भी फंडामेंटल्स है वो सारा देखा है. उसके बाद हमने कंपनी का पूरा अबाउट सेक्शन देखा, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है. उसके बाद हमने कंपनी का मेनली कॉन कॉल पढ़ा है. कॉन कॉल की पीपीटी हमने पूरी की पूरी एक साथ अपने बैठ के रीड करी है. तो अब अगर इसके बीच में मैं इतना ही पढ़ के अगर कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है. कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ रहने वाली है. बस अभी थोड़ा सा उनका तो बिजनेस है, जगह हमने देखा कि कंपनी का इंटरप्राइज बिजनेस एक है और कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है, उससे इनका 2 बिजनेस मेन बिजनेस ही है. इससे अभी थोड़ा सा अभी इनका रेवेन्यू कम हुआ है, थोड़ी सी सेल्स कम आई, इस वजह से थोड़ा से कम ग्रो कर पाए हैं. लेकिन फंडामेंटल पूरी तरह से इंटैक्ट हैं. कंपनी फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं क्या है कि मैं इसमें अभी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, साथ बैठ के इसका हम लोग एनुअल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रिपोर्ट्स देती हैं उनको एक साथ बैठ के पढ़ेंगे. उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें कंपनी में क्या किया जा सकता है. क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं कभी भी ओवरबॉट स्टॉक में या हाई वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता. मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन एकदम बढ़िया है. इसमें मैं होगा तो मैं इसमें अपनी और इन्वेस्टमेंट और अपना स्टेक बढ़ाऊँगा. लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ आप क्या कर रहे हो वो बहुत ही डिफरेंट होगा जो मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ कर रहा हूँ. क्योंकि आप जानते हो रियल में आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. मेरा रिस्क एपेटाइट मैं जानता हूँ कि मैं किस लेवल तक रिस्क ले सकता हूँ. आप भी अपना ये ज़रूर जानिए रिस्क कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट किया करिए. तो अगर आपकी वीडियो आज की वीडियो यहीं तक. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है. आज ये संडे का है, मैं तो अपने स्टडीज़ से टाइम निकाल के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपको किसी तरह के स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करिएगा. अगर कोई हेल्प चाहिए मैं आपको ईजिली आपकी हेल्प कर दूँगा. अगर मैं जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी हेल्प आपकी पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा. तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रीज़ को सेक्टर को एनालाइज करते रहें. और अगर कोई अच्छा सेक्टर और कोई आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी हो या कोई आप चाहते हो कि ऐसे स्टॉक जो मैं आपके स्टॉक स्टडी करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बताना. होगा तो मैं पूरी तरह से खुद स्टडी करके आपको बताऊंगा, खुद अपना इंसाइट देने की कोशिश करूँगी कि आप उसमें क्या कर सकते हो. तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहें. टाटा बाय बाय.